हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट के साइंस का प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले हम इसके 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम ये सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें सबके 10 प्रैक्टिस सेट हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स का मॉडल पेपर की। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसे अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन 101, क्योंकि हमारे 51 से लेके 100 तक के मैथ्स के क्वेश्चन थे, तो 101 से 150 तक के क्वेश्चन इसमें हम साइंस के करेंगे। फर्स्ट है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो हमें बताना है कि जो प्रकाश वर्ष होता है, लाइट ईयर, वो किसकी, हमारी टाइम की, दूरी डिस्टेंस, प्रकाश की गति स्पीड ऑफ लाइट, या प्रकाश की तीव्रता। तो इनमें से प्रकाश वर्ष जो है किसको नापने में काम आती है। तो प्रकाश वर्ष होती है दूरी की इकाई। हमें देखने में लगेगा कि प्रकाश वर्ष शायद समय की इकाई हो, कि वर्ष से रिलेटेड है, लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। और एक लाइट ईयर में कितने किलोमीटर होते हैं, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ये भी हमसे पूछ लेते हैं कि एक प्रकाश वर्ष में कितने किलोमीटर होंगे, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है। इसमें बताना है कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है, अगर हम प्लेस चेंज कर देंगे तो उसका मान तब भी चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान, मास मतलब मास, घर्षण के कारण बल जो होगा फ्रिक्शनल फोर्स, वजन वेट, या गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल। तो इनमें से हमारी कौन सी ऐसी चीज़ है, हमें ये पता है कि स्थान बदलने पर किसका मान बदलता है, जिसमें हमारा जी चेंज होता है। मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर ये चेंज हो रहा है तो हमारा मान भी चेंज हो जाएगा। तो जो घर्षण के कारण बल है, बल भी हमारा क्या होता है, बल का फॉर्मूला यही होता है F=mg। तो ये डिपेंड करता है जी पर, तो ये तो चेंज होगा। वजन है, W भी mg ही होता है, तो वजन भी चेंज होगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और गुरुत्वाकर्षण तो खुद ही यही है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम कहीं पे चले जाएं लेकिन हमारी सेम ही रहेगी, वो है हमारा द्रव्यमान। मीन्स हम कितने किलो के हैं, वो हमारा द्रव्यमान और वजन में अंतर होता है। द्रव्यमान तो हमेशा हमारा सेम रहता है, लेकिन वजन हमेशा सेम नहीं रहता। कि वजन में, वजन को लिख के, वजन जो है उसका जो फॉर्मूला है वो फोर्स के इक्वल होता है, mg। मीन्स हम द्रव्यमान में साथ के साथ उसमें गुरुत्वीय त्वरण की मल्टीप्लाई और कर देते हैं, तो हमारा वजन आ जाता है। तो इसलिए वजन तो चेंज हो जाएगा और द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए, अगर दो वस्तुओं के बीच की दूरी r है, उसको 2r कर दिया जाए, तो उनके बीच के बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें हमें कैसे निकालना होगा, हमें फॉर्मूला याद रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F=G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसमें हमें देखना है, इन तीनों से तो हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि केवल इसमें दूरी और फोर्स बल के लिए दिया गया है। और वैसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स ये तो होता ही है हमारा कांस्टेंट। और मास का, इसमें मास भी चेंज होगा नहीं, क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है, बस दो सिंपल वस्तु दी हैं, उनकी दूरी को दुगना करा गया। तो हम f को देखेंगे और r स्क्वायर को देखेंगे। तो f का क्या रिलेशन हो गया, f जो प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के होगा। मीन्स अपोजिट है, अपॉन में होगा तो हमारा क्या होगा, अगर r बढ़ेगा तो f घटेगा, और r घटेगा तो f बढ़ेगा। इसमें है कि r को दुगना करा गया है तो r को बढ़ाया गया है, तो f जो हो जाएगा कम। तो हमारे दो ऑप्शन तो कम ही कटी गए जो बढ़ने वाले हैं। अब कम होगा ये देखना है, या तो 2 के गुणन में कम होगा या 4 के गुणन में कम होगा। तो यहाँ पर है आर स्क्वायर, तो अब आर स्क्वायर को हम दुगना करेंगे, मीन्स 2r का स्क्वायर, तो कितना हो गया 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो गुरुत्वीय बल है वो 4 के गुणन में कम होगा। अगर यहाँ r होता तो होता हमारा 2 के गुणन में कम, लेकिन स्क्वायर है तो 4 के गुणन में कम होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक मीन्स बैड कंडक्टर है। हमें बताना है कि कौन सा इंसुलेटर होगा, लकड़ी, हीरा, पानी, माइका। अब इंसुलेटर और कंडक्टर होते क्या हैं, इंसुलेटर वो होंगे जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, और जो कंडक्टर होंगे वो क्या होंगे, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो हमें बताना है बैड कंडक्टर कौन सा है, या फिर कह सकते हैं कि इंसुलेटर कौन सा है कुचालक। तो हीरा है, वो भी कंडक्टर होता है, पानी भी कंडक्टर होता है, क्योंकि जिनमें भी हम आयंस में डिवाइड कर सकते हैं। माइका भी होती है, लेकिन जो लकड़ी होती है वो सबसे बुरी कुचालक होती है। मीन सबसे बुरी होती है, तो मीन जो लकड़ी है वो क्या होती है, कुचालक, बैड कंडक्टर। की विद्युत रोधी, या फिर विद्युत रोधी भी कहीं कहीं आ सकता है, इसका नाम विद्युत रोधी भी वही होते हैं जिनमें विद्युत धारा या ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सकता। अब इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लकड़ी हो गई, बैकेलाइट हो गया,
और चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो हो गया, पेपर हो गया हमारा, या फिर पीवीसी, ये सारे जो आएंगे ये कुचालक में ही आएंगे। नेक्स्ट है डैश तिरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती हैं। तो चमगादड़ जब रात में चलती है तो उसको कौन सी जो तरंगे हैं उसको पता लगाने में मदद करती है रास्ता। अपश्रव्य, अति पराध्वनिक, पराश्रव्य या पराध्वनिक। तो चमगादड़ को जो उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है वो कौन सी करती है? पराश्रव्य। पराश्रव्य को हम कौन सी बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो आवृत्ति होती है वो किससे किससे ज़्यादा होती है? 20,000 से भी ज़्यादा होती है इनकी आवृत्ति, मतलब 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होगी। अब ये जो तरंगे हैं ये नॉर्मल जो हम लोग इंसान हैं हम नहीं सुन सकते, इन्हें कौन सुन सकता है? जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, केवल यही सब सुन सकते हैं। जो नॉर्मल ऑडिएबल होती हैं, ऑडिएबल रेंज मैंने पहले वाली क्लास में बताई थी कि वो कितनी होगी? 20 हर्ट्ज से लेकर हमारी 20,000 हर्ट्ज तक की, ना हम इससे कम की सुन सकते ना इससे ज़्यादा की। तो जो अपश्रव्य होती हैं वो यही होती हैं इंफ्रासोनिक, जो कम वाली होती हैं, 20 हर्ट्ज से भी जो कम होंगी। नेक्स्ट है एक समतल दर्पण है, मीन्स हमारा है प्लेन मिरर। तो एक प्लेन मिरर है तो उसके द्वारा जो बनाई गई इमेज होगी वो हमेशा कैसी होगी? असली होगी और सीधी होगी, आभासी और सीधी होगी, असली और उल्टी होगी, या आभासी और उल्टी होगी। तो जैसे ही नॉर्मल प्लेन मिरर क्या होता है कि जो हमारी ड्रेसिंग टेबल में या फिर कोई भी मिरर लगा होता है वो, तो उसमें जो इमेज होती है वो हमें असली तो होती नहीं है, हमें पता है कि वो सिर्फ आभासी होती है, हमें दिखाई देती है, हम उसको टच नहीं कर सकते, तो रियल तो वो होगी ही नहीं। तो ए और सी तो हमारे कट हो गए, अब आभासी देखनी है। जब हम अपने आप को देखते हैं तो पीछे भी तो हम सीधे ही दिखाई देते हैं, ऐसा थोड़ी कि उल्टे दिखाई दे जाएंगे कि ऐसे हमारा सिर है और नीचे सिर दिखाई देगा, नहीं ना। तो बिल्कुल हमें सीधे ही दिखाई देते हैं, बस लेफ्ट और राइट का बेशक चेंज हो जाता है। तो इसमें पूछा गया है तो ये हो जाएगा हमारा आभासी और सीधी। आभासी तो होगी मीन्स वर्चुअल होगी क्योंकि हम रियल में उसको टच नहीं कर सकते, और सीधी होगी हमारी। नेक्स्ट है प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो प्रकाशिक तंतु होगा वो किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, हमें ये बताना है। विसरण के, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन या अपवर्तन। तो जो प्रकाशिक तंतु होता है वो किस पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है कि इसमें यह होगा कि प्रकाश संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, जिसमें कि बिना ऊर्जा मतलब जो एनर्जी है बिना वेस्टेज के, एनर्जी की कोई भी वेस्टेज नहीं होगी, बस उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा। और ये जो प्रकाश तंतु होता है ये कौन से कांच का बना होता है ये भी पूछ लेते हैं, क्वार्ट्ज कांच का। ठीक है, उसके पतले पतले और लंबे लंबे रेशे होते हैं क्वार्ट्ज कांच के, उससे प्रकाशिक तंतु बना होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर के सिद्धांत पर ये कार्य करेगा। और इसका यूज़ क्या होगा कि जैसे हमारे जो शरीर के अंदर के अंग होते हैं ना उनका जो परीक्षण टेस्टिंग की जाती है उसके लिए जो जो अंदर के अंग होते हैं उनके लिए बोलते हैं एंडोस्कोप। तो एंडोस्कोप में जो है इसका यूज़ किया जाता है प्रकाशिक तंतु का। नेक्स्ट है 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य लगेगा? इसमें हमें वोल्टेज दी है और क्यू आवेश दिया है, तो डब्लू का फॉर्मूला लगा देना है। तो डब्लू इक्वल्स टू हमारा क्या होता है? वी क्यू। नॉर्मल होगा तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 5 से कितना हो जाएगा? 70। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 70 जूल। सड़कों या गलियों को प्रकाश में करने के लिए लैंपों को जो है किस में जोड़ा जाता है? जैसे अगर कुछ भी फंक्शन होता है या नॉर्मली ही गली में या सड़क पे ऐसे लगातार बल्ब्स लगाए जाते हैं ना, जब कुछ फंक्शन होता है तो किस टाइप से जोड़े जाते हैं? श्रेणी में, समांतर में, श्रेणी समांतर में, या सिरे से सिरे में लगाकर। तो जो इस टाइप के बल्ब होते हैं जिन्हें लगातार इस टाइप से जोड़ा जाता है तो उन्हें जोड़ा जाता है हमेशा समांतर में। अब समांतर में क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि अगर हम श्रेणी में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन श्रेणी में क्या होता है कि अगर एक बल्ब खराब हुआ ना तो सारे बल्ब खराब हो जाते हैं। तो जैसे बीच में कोई बल्ब फ्यूज़ हो गया तो इससे ये होगा कि पूरे ही बल्ब बंद हो जाएंगे, तो इसलिए श्रेणी में यूज़ नहीं करते, समांतर में यूज़ करते हैं कि अगर एक बल्ब खराब भी होगा तो एक बंद हो जाएगा लेकिन और सब जलते रहेंगे। और जो समांतर में जब हमारा प्रतिरोध होता है तो हमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं ये भी देख लीजिए, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, इसी टाइप से डॉट डॉट हमारा चलता रहेगा। नेक्स्ट है एक जनरेटर या डायनामो, कुछ भी बोल सकते हैं, वो क्या रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मीन्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में,
या तापीय ऊर्जा जो टेम्परेचर वाली एनर्जी होती है उसको विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो हमें पता है कि जनरेटर, अब जनरेटर नॉर्मली हम यूज़ करते हैं तो वो हमें क्या देती है, उससे हमें लाइट मिलती है ना, कि हम कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। तो करेगा किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो देख लेते हैं, एक तो ऑप्शन बी कट हो गया और एक ऑप्शन डी कट हो गया। अब किससे जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा से जाएगा या तापीय ऊर्जा से। तो ताप से तो उसका कोई रिलेशन नहीं होता। तो जनरेटर किसको रूपांतरित करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है। यही तो होता है कि वो लगातार ऐसे चलता रहेगा तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है जनरेटर। और लास्ट वाला जैसे ऑप्शन है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन चेंज करता है, जो हमें लाइट देता है, तो वो कौन होगा, बल्ब। नेक्स्ट है, एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, इस प्रक्रिया में रूपांतरण किस प्रकार का होगा। अब इसमें बताना है कि बल्ब वाला जो अभी हमने किया था कि एक बैटरी किसी बल्ब को जला रही है, तो उसमें किस टाइप का रूपांतरण होगा, विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में। तो जब बल्ब की या बैटरी की बात की जाएगी तो हमारा कौन सा आ जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। तो ये परिवर्तित हो रहा है क्योंकि ये बैटरी जो है बल्ब को प्रकाशित कर रही है, तो लास्ट में तो विद्युत ऊर्जा ही होगी। तो ए भी कट हो गया हमारा, सी भी कट हो गया। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा जो है वो किसमें रूपांतरित हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा में। अब इसमें हमारा लास्ट वाला ऑप्शन क्यों नहीं आया है, ये भी आप पूछ सकते हैं। ये वो इसलिए क्योंकि इसमें पूछा गया है बैटरी के लिए। तो जो बैटरी में होती है वो विद्युत ऊर्जा तो होगी नहीं पहले से। बैटरी में कैसी होती है, केमिकल एनर्जी, उसमें केमिकल होता है, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होगी जो वो विद्युत ऊर्जा में चेंज की जाएगी। अगर केवल बल्ब का पूछा जाता है या बैटरी का कोई रिलेशन ही नहीं दिया होता तो आंसर हमारा डी हो जाता है। लेकिन अब इसमें बैटरी से रिलेटेड पूछा गया तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे। इसमें बताना है कि जिन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था तो इनमें से उस टीम के हिस्से में कौन थे, अल्फ्रेड नोबल, या जूलियस ओपनहीमर, जॉन डेल्टन, या फिर रॉबर्ट वैगन। तो जो परमाणु बम जो होता है वो किस प्रक्रिया पर निर्भर करता है, हमारे नाभिकीय, ये तो हमें पता होता है नाभिकीय। अब ये देखना है विखंडन होता है या संलयन होता है, तो वो होता है नाभिकीय विखंडन, मीन्स टूटने से रिलेटेड। संलयन होता है जो सन का जो होता है वो होता है संलयन की जुड़ने से रिलेटेड। अब ये देखना है हमें इसके बाद कि इसके आविष्कारक कौन कौन थे, तो वो ये थे जूलियस ओपन हीमर, या फिर इसका नेम ये भी आ सकता है रॉबर्ट ओपन हीमर। और उनके साथ साथ एक और थे, उनका भी नेम बता देती हूँ, ओटो होन और जूलियस ओपन हीमर, इन दोनों ने मिलकर जो परमाणु बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा को के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। आमतौर पर एक सिग्नल या ऊर्जा के रूप को एक दूसरे सिग्नल में परिवर्तित कर देगा। मेन ये बताना है कि हमें एनर्जी को एक रूप से दूसरे में कौन चेंज कर देता है, ट्रांसमीटर, एम्पलीफायर, ट्रांसड्यूसर या रिपीटर। तो ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने वाला कौन होता है, ट्रांसड्यूसर। ये एक सिग्नल को दूसरे में चेंज कर देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज का कौन सा उदाहरण नहीं है। तो देखना होगा, हमें बताना है कि इसका फिजिकल चेंज कौन सा है। शरीर में भोजन का पाचन जो डाइजेशन होता है वो कैसा होता है, केमिकल चेंज। दूध से दही का बनना, केमिकल चेंज, क्योंकि दही से फिर दोबारा दूध नहीं बना सकते। जल का जल वाष्प में परिवर्तन, ये कैसा होगा हमारा, फिजिकल चेंज, क्योंकि जल वाष्प को जमा कर फिर से जल भी हम बना सकते हैं, या उसको इकट्ठी करके उसकी बूंद बूंद से संघनन कहते हैं ना, कंडेंसेशन, जब भाप से हम वेपर से जब लिक्विड में दोबारा चेंज करेंगे। लोहे में जंग लेना, ये भी केमिकल रिएक्शन है। तो हमें बतानी है कौन सी केमिकल चेंज नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का जल वाष्प में परिवर्तन। नेक्स्ट है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। इस वाले क्वेश्चन में मेन ये है कि हमसे पूछा गया है अणु, परमाणु नहीं पूछा गया। तो हाइड्रोजन का हमें पता है कि भार कितना होता है, सिंपल, अगर हम H का देखेंगे तो 1 होता है, लेकिन अणु कैसे लिखा जाता है, H2, तो इसका कितना हो जाएगा, 2। अब जब भी हमसे ऐसे पूछा जाएगा अणु, तो उसमें कितने होते हैं, हम हमेशा लेते हैं आवोगार्डो संख्या। आवोगार्डो संख्या कितनी होती है, 6.02 इंटू 10⁻23। ये हमेशा याद होनी चाहिए, इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर है अणु, अगर परमाणु होता तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाता बी, लेकिन अणु पूछा गया तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, डी, 3.01 इंटू 10⁻23।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, नील्स बोर ने, जे थॉमसन, अल्बर्ट आइंस्टीन या अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो की थी जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो मास होता है वो कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और इस पे आवेश कितना होता है, हमेशा नेगेटिव होगा और कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। इसमें ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो भार होता है मीन्स जो मास नंबर होता है उसका, उसकी तुलना में उसकी जगह मतलब अगर हम उससे कंपेयर करें तो कौन सी एक मूल विशेषता है। तो परमाणु द्रव्यमान और भार तो सेम ही होते हैं तो ये तो होगी नहीं। परमाणु त्रिज्या का भी इसमें कोई रूल नहीं होता जो पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। और एवोगाड्रो नंबर ये तो सबके लिए कांस्टेंट ही होता है। तो किसका रूल होता है, जो मेन इसकी क्वालिटी होती है वो क्या होती है, परमाणु क्रमांक, जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो न्यू वाली पीरियोडिक टेबल है वो बनाई गई है। क्वेश्चन 180, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में लोहे को विस्थापित नहीं करेगी। इसमें यह आयरन क्लोराइड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, FeCl3। अब इसमें बताना है कि जो आयरन है कौन सा इनमें से विस्थापित नहीं करेगा। तो ये हमें किससे लर्न करना होता है, रिएक्टिविटी सीरीज़ को। रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है कल ही, आप उसको ज़रूर एक बार विजिट कर सकते हैं कि क्योंकि ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उसमें हम इजीली याद रखेंगे तो हम बता देंगे कि कौन किसको विस्थापित कर सकता है, मीन्स डिस्प्लेस कर देगा या नहीं। तो इसमें क्या होता है, जैसे Fe के जो नीचे वाले होंगे वो उनको कर सकता है डिस्प्लेस, लेकिन इसमें तो पूछा गया है कि आयरन को कौन नहीं करेगी। तो हर कोई जो है वो अपने ऊपर वाली जो भी होगी उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकती, हर कोई अपनी नीचे वाली को कर सकती है। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि Fe के नीचे कौन आता है जो Fe को नहीं कर पाएगा। तो इसमें दिया हुआ है जस्ता मीन्स जिंक, चांदी हो गई Ag, एल्यूमिनियम Al और मैग्नीशियम हो गया Mg। तो जो इनका लगातार क्रम होता है वो किस टाइप से होता है, Mg होता है पहले, फिर Al होता है, फिर Zn होता है, फिर Fe होगा और लास्ट में होगा यहाँ पर Ag। तो Fe से ये सारी ऊपर आ रही हैं तो मीन्स ये जो तीनों है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक, ये तीनों ही आयरन को विस्थापित कर देंगी, लेकिन जो चांदी है वो नहीं कर पाएगी। तो हमारा आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी चांदी। नेक्स्ट है ऑक्टेट का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता था। ऑक्टेट ने अपना न्यूलैंड सिद्धांत दिया था। इसमें क्या था कि जैसे कोई फर्स्ट वाला एलिमेंट है तो जो उसकी प्रॉपर्टी होंगी उसकी 8 एलिमेंट से मैच करेंगे हर एक। फिर सेकंड होगा तो उसकी 9 से, तो हर एक की अपने 8th एलिमेंट से प्रॉपर्टी मैच करेंगे। इसमें यह था कि वो एक कुछ ही एलिमेंट्स तक लागू हुआ था। तो वो किस तक लागू हुआ था, सल्फर तक या पोटेशियम के, कैल्शियम Ca या क्लोरीन तक। तो ये जो लागू हुआ था ये हुआ था केवल कैल्शियम तक। कैल्शियम के आगे जो थे, कैल्शियम के बाद ऐसा नहीं था कि फिर उनके 8वें तत्व से उनकी प्रॉपर्टी मैच करती हो। तो ये पूछ लेते हैं कि ये किस, एक तो ये भी कि न्यूलैंड का सिद्धांत दिया कितने था, तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो कि ऑक्टेट का सिद्धांत दिया किसने था, वो न्यूलैंड ने दिया था। और कहाँ तक लागू होता है, कैल्शियम तक। क्वेश्चन 120, सीमेंट का मुख्य घटक क्या है। सीमेंट में जो मेनली होता है वो क्या होता है, MgOH। MgOH तो यहाँ फॉर्मूला ही गलत दिया हुआ है, ये होता है MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये कुछ नहीं होता। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या MnO, MnO भी नहीं होता, MnO2 होता है। तो हमें पता चल गया अब इन दोनों में से कोई होगा, या तो SiO2 या CaCO3। तो जो सीमेंट में मेनली होता है वो होता है सिलिका, इसको बोलते हैं सिलिका, SiO2 ये इसके मेन है। और इसके अलावा और क्या क्या होते हैं, कैल्शियम के सिलिकेट होते हैं, एल्यूमिनेट होते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, ये सब मेन होंगे, लेकिन सबसे मेन जो है वो है सिलिका। नेक्स्ट है रबड़ को ताकत प्रदान करने के लिए अधिकतम लोच व स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसमें बताना है कि जैसे रबड़ होती है वो होती सॉफ्ट है, लेकिन हमें जब उसको यूज़ करना है तो एक तो वो बहुत ही लचीली होती है और स्टेबिलिटी उसको देनी होती है कि वो हार्ड रहे। तो उसमें क्या करते हैं, सल्फर और ताप से उपचारित करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, हाइड्रेशन, इंसिरेशन, वल्कानाइजेशन या दहन। तो जब भी हमसे सल्फर से रिलेटेड पूछा जाएगा तो वो हमेशा क्या होता है, वल्कनाइजेशन। और भी चीज़ों में ये वल्कनाइजेशन यूज़ होता है, जैसे टायर में या फिर जो जूते बनाए जाते हैं शूज़ में, हॉकी में, इन सब में भी वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया यूज़ की जाती है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है। तो रक्त के जमने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे मेन जो आयन है वो कौन सा है, पोटेशियम, क्लोरीन, सोडियम या कैल्शियम। तो जो सबसे मेन है वो कौन सा आएगा, हमारा कैल्शियम। के विटामिन के की वजह से होता है कि ये जो रक्त के जमने में सहायक होता है और उसमें क्या होता है, कैल्शियम। नेक्स्ट है क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, टाइटेनियम, मरकरी, प्लेटिनम, रेडियम। तो क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, मरकरी को, क्योंकि मरकरी जो होता है वो सिल्वर की तरह होता है और उसमें चमक भी ऐसी ही होती है सिल्वर की तरह, तो इसी वजह से इसको क्विक सिल्वर बोला जाता है। नेक्स्ट है सोल्डर, ये टांका के घटक क्या क्या हैं। जैसे हमसे पूछ लेते हैं पीतल में क्या होता है, कांसा में, ब्रॉन्ज में मीन्स, तो इस टाइप से ही सोल्डर में पूछा गया है कि उसमें क्या क्या होता है, लेड प्लस टिन या लेड प्लस जिंक या कॉपर प्लस टिन या कॉपर प्लस जिंक। तो इसमें जो होता है लेड प्लस जिंक होगा, Pv प्लस Zn। इसमें जो ये लेड बोल सकते हैं या सीसा बोल सकते हैं, ये होगा 63% और जिंक जो होगा वो होगा 37%। अब इसका यूज़ किस में किया जाता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, टाँका। तो टाँका लगाने में जब कोई दो चीज़ों को आपस में जोड़ना होगा, दो धातुओं को, तो उसमें यूज़ किया जाएगा सोल्डर का, या टाँका बोल सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में होता है। तो चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं मैथेनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, SCOOH। इसको मैथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड कुछ भी बोल सकते हैं। अब से जो मधुमक्खियाँ होती हैं या बिच्छू होता है या लाल चींटियाँ, इन सब में यही पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। और इसको अगर इसको सही करना होता है तो इसके लिए हम बेस का यूज़ करेंगे, क्योंकि जब ये एसिड है तो कौन से हम बेस का यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा का। अब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3। नेक्स्ट, विज्ञान की एक शाखा जो पृथ्वी या जीवन से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है। विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं, मतलब जो पृथ्वी से अलग अगर कहीं जीवन की संभावना है तो उससे रिलेटेड स्टडी के बारे में बोला जाता है। तो वो कौन सी होगी हमारी, एक्सोबायोलॉजी। मीन्स एक्सो से पता चल रहा है बाहर और ये यही है पृथ्वी से परे, तो इसी से पता चल जाएगा कि इसका नेम क्या होगा, एक्सोबायोलॉजी। एंटोमोलॉजी में क्या होता है, ये उसमें भी पढ़ा था इससे पहले वाले सेट में कि कीटों का अध्ययन जो है वो एंटोमोलॉजी में किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है और जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर की जो त्वचा की सबसे बाहरी वाली लेयर होती है वो क्या कहलाती है, स्क्लेरा, इंडोडर्मिस, एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस। तो जो सबसे बाहर वाली परत होती है उसको क्या कहते हैं हम, एपिडर्मिस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित है। पेड़ों में बताना है सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट होता है, लोहा, कार्बन, नाइट्रोजन या मैग्नीज। तो जो पेड़ों में सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, कार्बन। अगर हमसे पूछा जाएगा स्पेशल लीव्स की पत्तियों में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो वो पाया जाएगा मैग्नीज, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए ये ज़रूरी होता है। तो लीव्स में पाया जाएगा मैग्नीज, और अगर सिंपल पौधों में पूछा जाएगा तो वो पाया जाएगा कार्बन। नेक्स्ट, कैरोलस लीनियस को किसका जनक कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को ये बताना है किसका फादर कहा जाएगा, भ्रूण विज्ञान का, जीवाश्मिकी का, क्रमिक विकास का या वर्गीकरण विज्ञान का। तो कैरोलस लीनियस को जनक कहा जाता है वर्गीकरण विज्ञान का, क्योंकि इन्होंने, या इंग्लिश में बोल सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, इन्होंने ही 1753 में द्विनाम जो पद्धति होती है उसको स्टार्ट किया था, कि इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो इन्हीं के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, कैरोलस लीनियस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, पूरी तरीके से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव कौन से हैं, जो पूरी तरीके से मुक्त रहते हैं। मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा या नेमेटोडा। तो जो पूरी तरीके से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव हैं वो कौन से, इकाइनोडर्मेटा। इसमें कौन कौन सी आती है, जैसे स्टारफिश, सी अर्चिन, इस टाइप के जो जीव होते हैं वो इसमें आते हैं। इनकी जो त्वचा होती है वो बहुत ही खुरदरी होती है और इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा इनमें कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव पाचन तंत्र में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें पित्तरस का जो स्राव होता है वो कहाँ से निकलता है। तो पित्तरस कहाँ से निकलेगा, बाइल जूस जो होगा, यकृत से, छोटी आंत से, उदर से या अग्नाशय से। तो जो बाइल जूस होता है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, लीवर, यकृत भी बोल सकते हैं या
जिगर बोल सकते हैं या लीवर बोल सकते हैं, इनमें से किसी भी नाम से इसका आ सकता है। और जो अग्नाशय होता है उसमें से अग्नाशयी रस ही निकलता है। और उदर मीन्स पेट में कौन सा होता है हमारा, HCl। नेक्स्ट है 132, मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है, WBC को, पेट को, हृदय को या RBC को। तो सैनिक क्या है कि सैनिक के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो हमारी रक्षा करेगा। तो इनमें से कौन सा है जो हमारी रक्षा करती है, वो होती है WBC। WBC को ही मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, क्योंकि जो हमारे संक्रामक रोग हो जाते हैं इनसे रक्षा करने के लिए एंटीबॉडी का जो निर्माण करती है वो WBC ही करती है। जब अगर WBC बहुत ज़्यादा होनी भी खतरनाक होती है, अगर ये बहुत ही ज़्यादा वाली हो जाएंगे तो उसमें ब्लड कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम से कौन सा जो तंत्र है वो संबंधित नहीं है, कोरोनरी धमनी, गुर्दे की धमनी, हेपेटिक सिरा या पल्मोनरी सिरा। तो इसमें जो इससे संबंधित नहीं है वो होगी कोरोनरी धमनी। धमनी क्या होती है, आर्टरी। आर्टरी क्या होगी, जो हार्ट से बॉडी को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स जो प्योर ब्लड है उसको लेकर जाएगी। लेकिन जो उसमें उल्टा हो जाएगा, जो पल्मोनरी धमनी होगी वो क्या करेगी, वो उल्टा करेगी। वो हमेशा उसमें जो नॉर्मल आर्टरी होती है उसमें तो होगा प्योर ब्लड, और जो पल्मोनरी आर्टरी होगी वो हमेशा अपोजिट होगी, उसमें होगा हमेशा इम्प्योर ब्लड। तो इसमें जो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है वो है कोरोनरी धमनी। नेक्स्ट है, हमारी पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है। तो हमारी पेशियों में हमें बताना है कि कौन सा ऐसा अम्ल होता है जिसके कारण हमें पेन होता है। लैक्टिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो जब हम जहाँ पर हमारी पेशियों में जब बहुत ज़्यादा थकान हो जाने के कारण जो अम्ल जमा हो जाता है वो होता है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी में है वो पेन होने लगता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है। तो इंसुलिन द्वारा किसका उपचार किया जाता है, मधुमेह, जिसे शुगर भी बोल सकते हैं, या फिर डायबिटीज़। नेक्स्ट है, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, कि जब वो भ्रूण होगा तो कौन सा ऐसा ऊतक है जिसकी वजह से उसे माँ के ब्लड से पोषण मिलेगा, गर्भाशय, गर्भनाल, गर्भाशय ग्रीवा या फैलोपियन ट्यूब। तो जो गर्भाशय होता है उसके अंदर होता है गर्भनाल, जिसे प्लेसेंटा भी बोलते हैं। इसका क्या वर्क होता है कि ये क्या करता है कि माँ के रक्त से जो भी ऑक्सीजन या फिर उसके लिए जो भी पोषण वगैरह होता है वो भ्रूण तक पहुँचाने का इसी का काम होता है। इसी की वजह से गर्भनाल में ही बच्चे का जो पूरा विकास है वो इसी में ही होगा। और माँ, ये भी पूछ सकते हैं कि माँ और बच्चे को जोड़ने का काम कौन करता है, तो वो करता है गर्भनाल। नेक्स्ट है, मनुष्यों में पाए जाने वाला जो प्लेसेंटा ऊतक होता है उसके द्वारा कौन सा काम किया जाता है। तो प्लेसेंटा ऊतक क्या काम करेगा, भ्रूण के सहायक के रूप में भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना या भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना। अब इसमें अभी हमने पढ़ा था प्लेसेंटा का क्या वर्क होता है कि भ्रूण को पोषण प्रदान करना। एक तो इसका भ्रूण को तो पोषण प्रदान करना होता ही है, उसके साथ साथ ही अपशिष्ट जो होते हैं, जो वेस्टेज होंगे उसको भी बाहर निकालता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। और प्लेसेंटा को दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसमें कहेंगे भ्रूण की पोषक थैली, मीन्स क्योंकि उसे भ्रूण को इसी से पोषण प्राप्त होता है तो भ्रूण की पोषक थैली जो है वो प्लेसेंटा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, मीन्स किसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता, पनीर, कोलार्ड ग्रीन्स, अंजीर या गाजर। तो इनमें से जो कैल्शियम पाया जाता है पनीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कोलार्ड ग्रीन्स में भी पाया जाता है और अंजीर में भी, लेकिन गाजर में कैल्शियम बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गाजर किसका स्रोत होता है, विटामिन ए का। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए। तो इसमें ये बताना है कि कैंसर का जो इलाज करने वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजिस्ट, रोगाकरण विज्ञानी, अबुद्र विशेषज्ञ या मूत्र विज्ञानी। तो जो कैंसर का इलाज करने वाले होते हैं वो उन्हें बोलते हैं अबुद्र विशेषज्ञ। ये हिंदी में अजीब है लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ऑन्कोलॉजिस्ट। तो जो कैंसर का इलाज करते हैं वो कौन होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। और कैंसर कहते किसे हैं, जब हमारी जो कोशिकाएं होती हैं जब उसमें एबनॉर्मल वृद्धि होने लगे, असामान्य वृद्धि होने लगती है और हमें मतलब वहाँ पर दर्द भी नहीं होगा और किसी भाग में दर्द ना करने वाला एक अलग सा ही पिंड बन जाता है, मीन्स गांठ टाइप की बन जाएगी, तो उसे बोलेंगे कैंसर।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने। तो इन चारों में से कौन सा हमारा फाइंड द ऑड वन आउट है, वही वाला क्वेश्चन है। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क, ज्वर। तो इन सब में अगर हम देखें तो चेचक, खसरा और बुखार ये तीनों किससे होते हैं? वायरस से। लेकिन जो मस्तिष्क ज्वर है वो ही इन सब में से अलग है, ये होता है बैक्टीरिया की वजह से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क ज्वर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है? मोनेरा समूह में कौन सा नहीं आएगा? बैक्टीरिया, डायटम, साइनोबैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा। तो बैक्टीरिया भी मोनेरा में होता है, साइनोबैक्टीरिया भी और माइकोप्लाज्मा भी। लेकिन जो डायटम है वो मोनेरा जगत के अंदर नहीं आता है। और मोनेरा में हमेशा कौन से होते हैं? जो यूनिसेलुलर होते हैं, केवल उन्हें ही इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट क्या होते हैं? टेरिडोफाइट क्या होंगे? नॉन पैट्रिशन के बीज या बीज रहित संवहनी पौधे, बीज संवहनी पौधे या संततियों के बीज। तो जो टेरिडोफाइट होते हैं वो होते हैं बीज रहित संवहनी पौधे की, मीन्स उनमें जो सीड है वो नहीं होगा और ना ही उन पर कभी भी फूल होंगे, तो इसीलिए उनको बोलते हैं बीज रहित संवहनी पौधे। इनका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे फर्न या फिर लाइकोपोडियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? तो ये हमें बताना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाती है? तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिससे जो CO2 है वो इन्वायरमेंट से निकलती है? प्रकाश संश्लेषण, बायोडिग्रेडेशन, विद्युत अपघटन या गैल्वनीकरण। तो ये हमें पता चल गया कि ये कौन सी रिएक्शन होती है? फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो पौधे हैं वो इन्वायरमेंट से CO2 तो लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन है तो वो तो बढ़ती है। अगर ऑक्सीजन बढ़ने का पूछा जाए तो भी प्रकाश संश्लेषण आएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाने का आएगा तो भी प्रकाश संश्लेषण ही आएगा। नेक्स्ट है फसल के पौधों के वे समूह जो वानस्पतिक पद्धति से उपजते हैं। वानस्पतिक पद्धति कौन सी होगी? जो वेजिटेटिव प्रोपिगेटेड होती है, मतलब अगर उनका कोई भी एक अंग, वो क्या होता है जैसे कौन ऐसे वाले कौन से प्लांट होते हैं उनमें क्या होगा कि कोई भी उनका भाग जो होगा, जैसे यहाँ पर अगर कोई लीफ है या कोई भी भाग है तो उससे ही उसका नए का जन्म होने लगता है, मीन्स जो पौधा होगा उसी के पार्ट से नए का जन्म होने लगता है। तो ऐसे पौधे कौन से होंगे? आलू, पपीता, केला, गन्ना, आलू, केला, मूंगफली, सहजन और काजू, या प्याज, धनिया और नींबू। तो वो होते हैं आलू, गन्ना और केला। तो गन्ना, आलू और केला में क्या होता है कि इनके ही भाग से जो नया वाला है पौधा वो उगने लगता है। और ये किस टाइप का प्रकार है? दो टाइप के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। तो ये किस टाइप का है? हमारा अलैंगिक। नेक्स्ट है केंचुए के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया क्या होती है? कि मीन्स अगर हम उसकी उर्वरता बढ़ा रहे हैं मिट्टी की, तो केंचुए के जरिए उसको क्या बोलेंगे? जैविक खेती, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोजिटिंग, यूट्रोफिकेशन या कीट कास्टिंग। तो जो केंचुए को बोलते हैं, वर्म्स बोलते हैं, तो ये हो जाएगा वर्मी कंपोजिटिंग। इसमें क्या होता है, या तो इसको वर्मी कल्चर भी बोल सकते हैं या वर्मी कंपोजिटिंग भी बोल सकते हैं। इसमें जो केंचुए का मल होता है उससे इसको तैयार किया जाता है और ये फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे ही एक ऑर्गेनिक कंपोजिटिंग भी होता है, उसमें क्या करते हैं, जो सब्जी वगैरह के जो छिलके होते हैं उनको काफ़ी दिन तक ऐसे ही रखे रहने देते हैं, तो जब वो सड़ने गलने लगते हैं तब उसकी खाद बना दी जाती है, या कंपोस्ट जिसे कहते हैं वो बना दी जाती है। इसी टाइप से केंचुए का भी यूज़ किया जाता है, तो उसको बोलेंगे वर्मी कंपोजिटिंग। नेक्स्ट है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम है DNA अंगुली मुद्रण, मीन्स DNA फिंगर प्रिंटिंग। इसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं DNA फिंगर प्रिंटिंग या फिर DNA अंगुली मुद्रण। नेक्स्ट है सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को नापने के लिए कौन सा उपकरण बनाया गया था? अगर पौधों में वृद्धि को नापना है तो कौन सा उपकरण का हम यूज़ कर सकते हैं? तो वो है कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ का यूज़ जो है वो किस में किया जाता है? पौधों में वृद्धि को नापने के लिए, या फिर उसकी सजीवता देखनी हो कि लिविंग है या नहीं है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है, मीन्स ये है कि अगर कोई मरा हुआ एनिमल है, जब कोई दूसरा एनिमल उसको खाएगा तो हम क्या कहेंगे? परभक्षण, प्रतिस्पर्धा, मुर्दाखोर या सहजीवता। तो ये इसके हमें नाम से ही पता चलता है कि मुर्दा क्या होता है? मरा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे? मुर्दाखोर।
या फिर डिकम्पोज़र भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है पसीने वाली ग्रंथियाँ जो हैं किस अंग में होती हैं, तो जो पसीने आते हैं वो हमारे किस पे आते हैं, त्वचा पे, तो हो जाएगा स्किन आंसर। लास्ट क्वेश्चन, पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असामान्य कमियों का पता लगाने के लिए सोनोग्राफी यूज़ की जाती है, कि ट्यूमर वगैरह या फिर पथरी जो पता लगाते हैं तो सोनोग्राफी का यूज़ किया जाता है, तो उसमें कौन सी वेव्स का यूज़ किया जाएगा, तो जो सोनोग्राफी होती है वो किससे रिलेटेड होती है, हमारी साउंड से रिलेटेड, कि उसमें आवाज़ होती है, तो उसमें कौन सी ध्वनि का, कौन सी तरंग का यूज़ किया जाएगा, ध्वनि तरंग या फिर साउंड वेव्स। आज के हमने ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और साथ में ही अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।